भाई गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ भैया, हाँ ठीक ठीक। तो क्लास सिक्स के लिए हम बात कर रहे थे तो सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। एक देखो ऐसा है कि सॉल्यूशन में एक सॉलिड है और क्या है, एक लिक्विड है। तो अगर हम इवोपोरेट कर दें, मान लो कि पानी और बालू है, तो पानी और बालू को अगर हम करते हैं क्या करते हैं, है ना, कि एक सॉलिड है और एक लिक्विड है। तो सॉलिड और लिक्विड में हम क्या करेंगे, हम एक बर्तन ले लेते हैं और इस पॉट में हम क्या करते हैं, डाल देते हैं, फिर नीचे से हीट करते हैं, है ना। तब नीचे से जब हीट करेंगे तो पानी भाप बन जाएगा, जो लिक्विड है वो भाप बन जाएगा और सॉलिड क्या रहेगा, उसमें रह जाएगा। ठीक है। तो इवोपोरेशन इज यूज टू रिकवर ए सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। इवोपोरेशन कैन बी मेड क्विकर बाय हीटिंग द सॉल्यूशन। उसके बाद है कंजर्वेशन, कंडक्शन। यू हैव सीन ड्रॉपलेट ऑफ वाटर फॉलिंग फ्रॉम क्लाउड ड्यूरिंग रेन। जब वर्षा का दिन आता है तो आप क्या देखते हैं कि वर्षा के दिन में आपको क्या नजर आता है भाई, वर्षा के दिन में आपको नजर आता है पानी की बूंदे। तो ये पानी की बूंदे कैसे न जाती है, बिकॉज द वाटर वेपर इन द एयर गेट क्लोजर फ्रॉम क्लाउड। वाटर वेपर जब ऊपर जाता है तो क्या होता है, क्लाउड में कन्वर्ट करता है। ठीक है। और क्लाउड जब ठंडा होती है तो क्या बनती है, बादल बनती है, और बादल बनने के बाद क्या होता है भाई, वो फिर वाटर ड्रॉपलेट बन के नीचे गिरती है। और यही तो प्रोसेस है रेन का, यानी इवोपोरेशन, फिर कंडेंसेशन, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच वेपर ऑफ एनी, अब लिखेंगे कैसे आप, द प्रोसेस बाय विच वेपर ऑफ एनी लिक्विड इज कन्वर्ट इनटू लिक्विड। कोई भी वेपर जो है वो क्या होगा, अगर वो वेपर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता है कूलिंग से, तो इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। वाटर एज ए सॉल्वेंट, वाटर को हम जानते हो, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। भाई एक बात है, हम लोग की तरह जो होता है, मतलब कुछ भी डालो तो डिजोल्व कर देगा, कुछ भी डालो, मिट्टी डालो तो भी डिजोल्व, पानी डालो, ये सॉरी दूध डालो तो भी डिजोल्व, चीनी डालो तो भी, मिश्री डालो तो भी, नमक डालो, मतलब कुछ भी जल्दी डालोगे तो मैक्सिमम चीज जो होता है, देखो अब ऐसा कुछ भी मतलब ऐसा नहीं कि बालू डाल दो, ईंटा डाल दो, पत्थर डाल दो, नहीं, वो डिजोल्व नहीं होगा। हाँ, मैक्सिमम चीज होता है, इसीलिए हम वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। देयर आर हाउएवर मेनी सब्सटेंस विच डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। बहुत सारे चीज डिजोल्व नहीं होते, घुलते नहीं है। द सब्सटेंस विच डिजोल्व इन वाटर आर कॉल्ड सोलेबल इन वाटर। ऐसे सब्सटेंस जो पानी में घुल जाता है उसको सोलेबल इन वाटर कहते हैं। दोज विच डू नॉट डिजोल्व इन वाटर इज कॉल्ड इनसोलेबल वाटर। ऐसे चीज जो पानी में नहीं घुलते हैं उसको इनसोलेबल इन वाटर कहते हैं। ए लिक्विड सब्सटेंस दैट डिजोल्व इन वाटर कंप्लीटली, ऐसा चीज जो पूरी तरह पानी में घुल जाए उसको मिक्सेबल लिक्विड कहते हैं। जैसे अल्कोहल, भाई दूध और पानी को मिक्स कर दो, बिल्कुल मिक्सअप हो जाएगा। द लिक्विड सब्सटेंस दैट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, ऐसा जो बिल्कुल अलग ना हो, सेपरेट नहीं हो, जैसे ऑयल। पानी में ऑयल को डाल दो, एक एक्सपेरिमेंट कर लो, एक ग्लास ले लो, उसमें थोड़ी एक चम्मच सरसों तेल डाल दो, क्या होगा, पानी नीचे होगा और सरसों तेल क्या होगा भाई, ऊपर रह जाएगा। तो हम इसको कहेंगे इमिसेबल लिक्विड। वाटर डिजोल्व ए वाइड वेराइटी ऑफ सब्सटेंस इन इट। द लिमिटिंग अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस दैट वाटर कैन डिजोल्व। अब एक बात, लिमिटिंग अमाउंट क्या मतलब क्या है, कि ऐसा अमाउंट जहां एकदम डिजोल्व हो जाए, अब उसके बाद और डिजोल्व नहीं हो, ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड कंडीशन। ठीक है। अब जितना पानी में, अगर मान लो कि जैसे एक गिलास पानी लिए, तो एक गिलास पानी में 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 5, 7, 10 चम्मच तक चीनी डालोगे, वो क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा। 11 चम्मच भी हो जाएगा, 12 चम्मच। लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब आप उसमें और डालिएगा चीनी तो वो डिजोल्व नहीं करेगा, तो वो सैचुरेटेड कंडीशन कहलाता है। और जितना चीनी डाले वो वाटर की सॉल्युबिलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी। अब बात करते हैं हम सॉल्यूट। द सब्सटेंस विच डिजोल्व इन वाटर, ऐसा सब्सटेंस जो पानी में घुलता है, इसको हम सॉल्यूट कहते हैं। ऐसा सब्सटेंस जो क्या होता है, पानी में घुलता है,
इसको हम सॉल्यूट कहते हैं। डिफरेंट सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर टू डिफरेंट एक्सटेंट, अलग अलग सब्सटेंस जो है पानी में अलग अलग तरीके से घुलते हैं। सॉल्यूशन, ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ए सब्सटेंस सॉल्युबल इन कॉल्ड सॉल्यूशन। ऐसा है कि कुछ घोल दिए तो क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन का। एक चीज छूट गया है शायद, इसमें होना चाहिए सॉल्वेंट, यानी जो घोलता है। चीनी तो सॉल्यूट हो गया, एक छूट गया है सॉल्वेंट होना चाहिए। तो सॉल्वेंट वो होता है जैसे पानी है, दूध है ना। सॉल्यूशन, अब चीनी और पानी दोनों को मिला दिए तो हो गया क्या चीज, सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट नहीं घुल सके एट ए गिवन टेम्परेचर। यहां एक बहुत बड़ी बात है, टेम्परेचर फिक्स है तो इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब बात करते हैं solubility, different substance dissolve in different extent in water or any other solvent at any given temperature। एक खास टेम्परेचर पर जितने चीज घुलते हैं वो उसका क्या कहलाता है, solubility कहलाता है। जैसे पानी में शुगर डाल दो, ये ज्यादा घुलेगा। नमक थोड़ा कम घुलेगा, अमोनियम क्लोराइड थोड़ा और है, कॉपर सल्फेट और है, तो ये कुछ घुलते हैं। The maximum mass of solute that can dissolve in 100 gram of solvent at any specified temperature is called solubility। 100 ग्राम पानी में चाहे जितना चीज घुलेगा वो कहलाता है उसकी solubility। Solubility of a solute generally increase with the rise in temperature। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो solubility भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। Solubility of some common substance at room temperature is given below। शुगर जो है देखो 100 ग्राम पानी में 204 ग्राम शुगर घुल सकता है, 36 ग्राम नमक घुल सकता है, 39 ग्राम अमोनियम क्लोराइड घुल सकता है और 23 ग्राम कॉपर सल्फेट घुल सकता है। Solubility of gas in water, भाई पानी में गैस को डिसॉल्व करें। ऑल एरेटेड ड्रिंक माने कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक कंटेंट डिजॉल्व कार्बोनेट, जितने भी हम सॉफ्ट ड्रिंक, अब देखो सॉफ्ट ड्रिंक का तो कॉमन नाम मिरिंडा है भाई, स्प्राइट है, थम्स अप है, तो ये जितने भी हैं सब में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होता है। एक्वेटिक प्लांट यूज डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। एक्वेटिक प्लांट जो है पानी में घुले कार्बन डाइऑक्साइड का यूज क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में करते हैं। द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज टेकन अप बाय फिश। ऑक्सीजन, पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को मछलियां गिल के द्वारा सांस लेती है। एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव ऑन द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। एक्वेटिक एनिमल जो है ऑक्सीजन को सर्वाइव करता है, ठीक है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर डिक्रीज विथ राइज टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे इसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है, घटते जाती है। ऑफन ड्यूरिंग समर फिश इज सॉलो पॉन्ड डाई। ऐसा है कि जो गर्मी का दिन आता है तो तालाब की मछलियां मरने लगती है। दिस इज बिकॉज वाटर ऑफ द पॉन्ड गेट वार्म ड्यू टू द समर हीट। क्योंकि तालाब का पानी जो है गर्मी की वजह से क्या होता है, गर्म हीट होने लगता है। एज ए रिजल्ट द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर डिक्रीज। जिसका परिणाम होता है कि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा की कमी हो जाती है। एंड फिश इन दैट पॉन्ड डाई। और इसके की मछलियां क्या होती है, मर जाती है। भाई आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डे हम चार्ज करेंगे चेंज अराउंड अस। ओके, थैंक्स। हाय स्टूडेंट्स, क्लास 6 के बच्चे ध्यान देंगे। क्लास 6 एसएसटी में हम लोग जियोग्राफी पढ़ रहे हैं। जियोग्राफी का 6 चैप्टर इंडिया आवर मदरलैंड। इंडिया आवर मदरलैंड, इंडिया आवर मदरलैंड, भारत हमारी मातृभूमि। जियोग्राफी का 6 चैप्टर हम लोग इंडिया और मदरलैंड, भारत हमारी मातृभूमि के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लोकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। भारत के विस्तार तथा उसकी स्थिति के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे।
और फिजिकल डिवीजन पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग नॉर्दर्न माउंटेन के बारे में, जैसे कि हिमालय पर्वत या फिर K2 के बारे में पढ़े थे। तो हम लोगों ने जाना था कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट। पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी जो है, पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची पिक जो है वो माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी की लंबाई, माउंट एवरेस्ट की लंबाई जो है 8848 मीटर है। ये हम लोग जाने थे प्रीवियस क्लास में। एंड द लेंथ क्या है इसका? तो लेंथ है 2500 मीटर। इसका लेंथ लंबाई कितना है? 2500 मीटर। और हाइट कितना है? 8848 मीटर। इसके बारे में जाने थे। इसके बाद हम लोगों ने जाना था K2 के बारे में कि हाँ हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी है? K2 है। गॉडविन आइंस्टीन भी बोलते हैं इसको। यह हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और आज हम लोग जानेंगे नॉर्दर्न प्लेन के बारे में कि हमारे भारत के उत्तरी समतलीय भूमि को किन किन फॉर्मों में, किन किन भागों में बांटा गया है, जिसमें देखते हैं द नॉर्दर्न प्लेन आर लार्ज स्ट्रेच ऑफ द लेवल एंड द फर्टाइल लैंड। हमारा उत्तरी जो भूमि है, उत्तर की समतलीय भूमि जो है वह भूमि उपजाऊ भूमि है, उसको उपजाऊ भूमि है। एंड दिस प्लेन्स हैव बीन फॉर्मेड बाय द एलुवियल डिपॉजिट ऑफ द इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड देयर ट्राइब्यूटरीज। और यहाँ पर उत्तरी भूमि को, उत्तरी समतलीय क्षेत्र को फर्टाइल बनाने में कौन कौन नदियों की अहम भूमिका है, कौन कौन नदियाँ जो है वो महत्वपूर्ण है? तो उसमें देखते हैं कि इंडस नदी है, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी और इसके कुछ ट्राइब्यूटरीज अपने साथ में जलोढ़ मिट्टी को, अपने साथ में जो मिट्टियाँ बहा करके लाती है उसे क्या बोलते हैं? एलुवियल सोइल, जलोढ़ मिट्टी। और जब किसी पुराने मिट्टी के ऊपर में नदियों का नया मिट्टी चढ़ता है उसे हम लोग एलुवियल सोइल या फिर जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो इन क्षेत्रों में, उत्तरी क्षेत्रों में गंगा, ब्रह्मपुत्रा तथा इंडस नदी के जलोढ़ मिट्टी के द्वारा यह क्षेत्र जो है हमेशा उपजाऊ बनी हुई है। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द एमंग द लार्जेस्ट प्लेन इन द वर्ल्ड। हमारा उत्तरी समतलीय क्षेत्र जो है, समतलीय भाग जो है पूरे भारत में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा प्लेन्स है, समतल भाग है। एंड आर ऑल्सो कॉल्ड द इंडो गैंगटिक प्लेन। These plains comprise 3 distinct parts from west to east. These are the Haryana Punjab plain, the Ganga plain and the Brahmaputra plain. और इस क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया है, 3 क्षेत्रों में बांटा गया है छोटे छोटे। और उन 3 प्लेन में किन किन फॉर्म में बांटे गए हैं? तो पहला पंजाब हरियाणा समतलीय भूमि, दूसरा गंगा समतलीय भूमि और तीसरा ब्रह्मपुत्र समतलीय भूमि। इन 3 प्लेनों में बांटे गए हैं, 3 भूमियों में डिवाइड किए गए हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि गंगा हरियाणा प्लेन, इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं और इनके बारे में क्या विशेषता है। तो दिस प्लेन इज ए पार्ट ऑफ द इंडस बेसिन मोस्ट विच लाइज इन द पाकिस्तान। यह क्षेत्र जो आता है पंजाब हरियाणा प्लेन, यह बना हुआ है इंडस नदी के कान बना हुआ है। इंडस नदी के मिट्टी के द्वारा, इंडस नदी के मिट्टियों के द्वारा चढ़ाए गए एलुवियल सोइल या फर्टाइल बना हुआ है। इसका अधिकांशतः भाग जो है यह पाकिस्तान में आता है, मोस्ट ऑफ इट लाइज इन पाकिस्तान। एंड इन इंडिया द प्लेन ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा इज ड्रेन्ड मेनली बाय द सतलज, रावी एंड बीच आर ट्राइब्यूटरीज ऑफ द रिवर इंडस नदी। देखिए इसमें इंडस नदी के जो सहायक नदियां हैं, जैसे सतलज नदी हुआ, रवि नदी हुआ या फिर बीज नदी हुआ, तो इन नदियों के द्वारा उन सारे भूमियों पर सिंचाई किए जाते हैं या फिर उनको जो पानी देने का काम होता है इनके ट्राइब्यूटरीज के द्वारा होता है। और ट्राइब्यूटरीज कौन कौन से हैं? तो सतलज, रावी एंड बीज। दूसरा नंबर पे आता है गंगा प्लेन, गंगा का समतलीय भाग। गंगा का समतलीय भाग में कौन कौन से हैं और इनकी विशेषताएं क्या है? तो द मोस्ट एक्सटेंसिव पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्मेड बाय द गंगा। गंगा का समतलीय भाग जो बना हुआ है वो गंगा के माध्यम से ही बना है। एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज, और उनकी सहायक नदियों के द्वारा। अब गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो द इम्पोर्टेंट ट्राइब्यूटरीज ऑफ द गंगा इंक्लूड द यमुना। गंगा नदी की जो सहायक नदी होती है, इंपोर्टेंट ट्राइब्यूटरीज होते हैं, वो यमुना नदी होती है। गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी होती है? सहायक नदियाँ तो और भी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी जो होती है वह यमुना होती है। एंड
घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, ये सारी भी क्या है, उनकी ट्राइब्यूटरीज है, सहायक नदी है। तो गंगा के सहायक नदियों में याद रखेंगे लोग कौन कौन सी हैं, तो गंगा की सहायक नदियों में यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी एंड सोन, यानी सोन। टुगेदर दे मेक दिस प्लेन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल इन द वर्ल्ड। और ये सारी ट्राइब्यूटरीज मिलकर के, गंगा नदी के ट्राइब्यूटरीज मिलकर के भारत के इस गंगा मैदान को, गंगा समतलीय भूमि को पूरे वर्ल्ड में फर्टाइल बनाई हुई है। पूरे वर्ल्ड में कैसी भूमि बनाई हुई है, तो उपजाऊ भूमि बनाई हुई है। नेक्स्ट आता है हम लोग का ब्रह्मपुत्रा प्लेन, यानी ब्रह्मपुत्रा नदी से बना हुआ जो समतलीय भाग है उनमें कौन कौन से हैं, उनकी विशेषताएं क्या है। तो द ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स हैज बीन फॉर्मेड बाय द ब्रह्मपुत्रा एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। ब्रह्मपुत्रा का जो मैदान बना हुआ है, जो क्षेत्र बना हुआ है, वो ब्रह्मपुत्रा नदी तथा उनके ट्राइब्यूटरीज यानी सहायक नदियों के द्वारा बना हुआ है। एंड द ब्रह्मपुत्रा राइजेज इन तिब्बत वेयर इट इज कॉल्ड द सांगपो। ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थल जो है वो तिब्बत है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तिब्बत है, उद्गम स्रोत तिब्बत है। और तिब्बत में जिस स्थान से यह निकलती है उसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। इन देयर पावर रिचेज द ब्रह्मपुत्र एंड द गंगा ज्वाइंड एट द बांग्लादेश। इसके बाद क्या होती हैं, तो ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों नदियाँ जाकर के बांग्लादेश में मिलती है। जब बहती हैं तो बहते हुए जहाँ पर ये फॉल करती हैं, गिरती हैं, तो वहाँ पर जाकर के उसके पहले ये कहाँ में मिलती हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में मिलती हैं। वेयर देयर वाटर गेट ट्राइब्यूटरीज इनटू ए लार्ज नंबर ऑफ द चैनल्स कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटरीज। और वहाँ पर जाकर के इनकी बहुत सारी सहायक नदियाँ बन जाती हैं। वहाँ पर जाकर क्या बन जाती है, बहुत सारे ट्राइब्यूटरीज निकल जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे स्ट्रीम में उस नदियों के जो धारा बहेंगी उसको ट्राइब्यूटरीज बोला जाता है या फिर सहायक नदी बोली जाती है। तो वहाँ पर जाकर के बहुत सारे उनके ट्राइब्यूटरीज बन जाते हैं। एंड दिस डिस्ट्रीब्यूटरी डिपोटेड द एलुवियम ब्रॉट डाउन द रिवर। और वही ट्राइब्यूटरीज जो होते हैं इस क्षेत्रों में क्या गिराते हैं, जलोढ़ मिट्टी को बनाते हैं या लाते हैं, क्रिएटिंग ए ट्रेंगुलर एरिया ऑफ द लैंड। और वहाँ पर बांग्लादेश में ये तीनों मिल करके एक ट्रेंगुलर शेप में भूमि बनाती हैं। किस शेप में भूमि को बनाती है, निर्माण करती हैं, एक ट्रेंगुलर शेप में बनाती हैं। एंड सच ए ट्रेंगुलर एरिया ऑफ द लैंड रिवर माउथ इज कॉल्ड द डेल्टा। और जहाँ पर इन तीनों ट्रेंगुलर शेप में जो लैंड बनता है, तो ट्रेंगुलर शेप में लैंड बनने वाले के जो उसके माउथ होते हैं, उस प्लेस को, उस पॉइंट को डेल्टा बोला जाता है। उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, डेल्टा बोला जाता है। द वाटर ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फाइनली फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। और उसके बाद डेल्टा का निर्माण करने के बाद वे फाइनली जाकर के कहाँ पे गिर जाती हैं, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र नदी जाकर के बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। एट द लोअर पार्ट ऑफ देयर डेल्टा आर सुंदरबन, द होम ऑफ द रॉयल बंगाल टाइगर। और देखिए यहाँ पर ये जो जहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती हैं सबसे बड़ा, वहाँ का जो सबसे लोअर पार्ट है उसको सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सुंदरबन डेल्टा। तो यह था हम लोग का प्लेन्स के बारे में कि हाँ यहाँ के प्लेन्स को कितने भागों में डिवाइड किए गए हैं। तो हम लोग प्लेन्स में जाना कि नॉर्दर्न प्लेन्स को कितने भागों में डिवाइड किए गए हैं, तो 3 भागों में डिवाइड किए गए हैं। और वो 3 भाग कौन कौन से थे, तो गंगा, पंजाब हरियाणा प्लेन, गंगा प्लेन एंड द ब्रह्मपुत्रा प्लेन, ये थी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द पेनिसुलर प्लेट्यू, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, कि प्रायद्वीपीय पठार हमारे भारत में कहाँ पर है और उनकी विशेषताएं क्या है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो बॉयज सभी यहाँ पर सभी बच्चे इसको वीडियो को देख करके रिपीट कर करके एक नोट्स तैयार कर लेंगे और नोट्स तैयार करने के बाद इसको याद कर लेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों का 2 पार्ट था, लेसन 6 और लेसन 7। लेसन 7 में हम लोगों ने ओल्ड मैन एंड हिज टू सन्स का पार्ट 1 पढ़ा था। अभी लेसन 7 में है ओल्ड मैन एंड हिज 2 सन्स पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 मैंने पढ़ा दिया था, पार्ट 2 भी पढ़ा दिया था। आज ऑब्जेक्टिव की बारी है, तो ऑब्जेक्टिव मैं करा देता हूँ। आप लोग अपने जो फेयर बुक कॉपी होगा उसमें राइट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले ऑप्शन नंबर A को देखते हैं हम लोग। चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1,
When Alexander went to rescue princess, he had dash with him. जब अलेक्जेंडर प्रिंसेस को बचाने के लिए जा रहा था तो उसके पास क्या था? उस जो फार्मर जो था उसने ना अपना तलवार दिया था, ना ही घोड़ा दिया था, उसके पास कुछ भी नहीं था। क्या लेकर गया था? वो सिर्फ एक रोटी का टुकड़ा लेकर गया था। कल के स्टोरी में मैंने बताया था, यानी ए पीस ऑफ ब्रेड जो होगा इसका राइट ऑप्शन होगा। दूसरा नंबर, द फादर लाफ्ड एट अलेक्जेंडर व्हेन ही एक्सप्रेस्ड हिज विश टू गो टू द कैस्टल बिकॉज ही थॉट दैट अलेक्जेंडर वाज डैश। जब अलेक्जेंडर ने अपने पिताजी के सामने अपने प्रस्ताव को रखा, ठीक है, तो पिताजी हंसने लगे। क्यों? क्योंकि उनको अलेक्जेंडर पर विश्वास नहीं था। विश्वास किस पे था? अर्नेस्ट पे। तो क्या कारण था कि वो हंसने लगे थे? क्योंकि पिताजी का सोचना यह था ना कि अर्नेस्ट की तरह अलेक्जेंडर जो है वो इंटेलिजेंट और शार्प नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका भी होगा। तीसरा देखते हैं, Alexander helped the ants, the dogs and the bees and they। रास्ते में जब कैस्टल के लिए अलेक्जेंडर निकला था तो उसने रास्ते में चींटियों की मदद की थी, बतखों की मदद की थी, मधुमक्खियों की मदद की थी। किस लिए? उसने तो कुछ उसके अंदर स्वार्थ भावनाएं नहीं थी। लेकिन अब बात करा कि उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने देखा कि अलेक्जेंडर तो निस्वार्थ भाव से मुझे हेल्प कर रहा है, वो लोग भी उसके हेल्प में आ गए और सारे जो टास्क जो वो ओल्ड लेडी दे रही थी ना उसमें करने में उन सभी ने उसकी मदद की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हेल्प्ड हिम इन पासिंग द टेस्ट। 4 नंबर देखते हैं अब, एट द एंड द अलेक्जेंडर। क्या हुआ एंड में? अलेक्जेंडर जो था वो रेस्क्यू जो करने गया था प्रिंसेस को बचाने, उन्हें वो बचा लेता है। उसके बाद शादी होती है, यानी कि यहाँ पे प्रिंसेस का जो शेप है वो पहले आ गया, यानी कि मेन व्यू था यही। शादी का तो व्यू अलग था लेकिन इसका मेन व्यू था। ट्रू फॉल्स देख लेते हैं अब हम लोग। द फादर वॉज कॉन्फिडेंट दैट अलेक्जेंडर विल रेस्क्यू द प्रिंसेस। फादर जो फार्मर जो था, क्या वो ट्रस्टेड था कि अलेक्जेंडर जो है वो प्रिंसेस का रेस्क्यू कर पाएगा? नहीं, क्योंकि वो मानता था कि वो फुलिश है। इसलिए इसका ऑप्शन एफ, यानी कि एफ होगा, यानी कि फॉल्स सही होगा। The father provided Alexander all the facility like horse, sword and other needed things on the way। जिस प्रकार से अर्नेस्ट को उसके पिताजी ने सभी चीज़ें दी थी, क्या अलेक्जेंडर को भी दिया गया था उसके पिताजी के द्वारा? नहीं दिया गया था, यानी कि कुछ भी नहीं मिला था। ये भी ऑप्शन जो होगा ना आप लोग का फॉल्स है। अलेक्जेंडर हेल्प द एंट, द डॉग एंड द बीज ऑन हिज वे टू कैस्टल। यस, जब वो राजमहल के लिए निकला था तो रास्ते में इन सभी का हेल्प करते हुए ही वो राजमहल पहुंचा था। अलेक्जेंडर फेल्ड इन ऑल द टेस्ट गिवन बाय ओल्ड लेडी। क्या जो ओल्ड लेडी के 3 टेस्ट थे उस तीनों टेस्ट में अलेक्जेंडर फेल हुआ? नहीं, ये फॉल्स है। अलेक्जेंडर उसमें पास हुआ था। एट द एंड अलेक्जेंडर सेव द प्रिंसेस। हाँ, जब कहानी समाप्त होती है तो अलेक्जेंडर जो है वो राजकुमारी को बचा लेता है। लेसन 6 और लेसन 7 के जो क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों को जब एग्जाम होंगे, एनुअल एग्जाम, तो उसके पहले जो नोट्स मिलते हैं उससे प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।